सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। कल उदरशूल के बारे में चर्चा हुई थी। आज पहले प्रश्नों को उत्तर और समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसके पश्चात फिर कामला पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले डॉक्टर गौरव शाह ने एंजियोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं, एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म इन द सीमेन इज नोन एज द एंजियोस्पर्मिया। मोटेलिटी 0 हो जाती है ऐसी अवस्था में, और गर्भ धारण करने में भी अक्षम हो जाते हैं। ये एक प्रकार की पैथोलॉजिकल फंक्शनल डिफेक्ट है और लगभग कष्ट साध्य या साध्य की श्रेणी में आता है। फिर भी आप पेशेंट का संशोधन कराएं। वमन विरेचन, वस्ती में जो बाजीकरण वस्ती है उसका प्रयोग करें। उसमें अश्वगंधा, केवांच बीज, सफ़ेद मूसली और बबूल फली, इनका डिकॉक्शन आप बना लें 300 ml, और इसमें अश्वगंधा घृत 50 ml, 50 ml शहद, सेंधो करीब 5 ग्राम, ये सब विधिवत बना करके लगातार 20-21 बस्ती देवें। इससे संभावना बढ़ जाती है, लेकिन शोधन करने के बाद। इसके अलावा यही औषधि आप चूर्ण के माध्यम से भी ले सकते हैं, या क्षीर शुद्ध कर लीजिए, वो और अच्छा लाभप्रद होगा। इसमें वही औषधियाँ अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, बबूल फली, केवांच बीज, मुलैठी, ये सब मिला करके इनका काढ़ा लगभग 400 बना लीजिए, और इसमें 200 दुग्ध डाल करके सिद्ध कर लीजिए। और इस दुग्ध का सेवन प्रातः एवं सायं दोनों टाइम करें, और चूर्ण का ही मात्र सेवन भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा वानरी गुटिका 2 दिन में 2 बार, वानरी या ब्राह्मण गुटिका के नाम से बाजार में उपलब्ध है। केवांच पाक 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को। और कॉन्स्टिपेशन न रहे, ये आपको ध्यान देना है। कॉन्स्टिपेशन हो तो अमलतास और गुदा या एरण्य भ्रष्ट हरित की रात को सोते टाइम दे दें, उससे एक मोशन अच्छा होगा। और जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं स्पर्म को बढ़ाने के लिए, मोटेलिटी के लिए, वो और अधिक लाभप्रद होंगी। डॉक्टर भावना सिन्हा, इन्होंने पूछा है कि स्वस्थ व्यक्तियों में यदि आभ्यंतर स्नेहपान कराना है, विरेचन कराना है, तो कौन सा स्नेहपान उचित होगा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए मूर्छित गोघृत बहुत ही उपयोगी रहेगा। मूर्छित गोघृत मूर्छन संस्कार के लिए तो अगर कराया जाए रसशास्त्र के हिसाब से लगभग 50-52 मेडिसिन होती हैं, और 15 से 20 दिन तक समय लगता है। तो मूर्छन संस्कार करने के लिए पंचकर्म के दृष्टिकोण से हरिद्रा, नींबू पत्र, मजीठ, हरिद्रा, नींबू पत्र, मजीठ और त्रिफला, इनका कल्क बना लें और गोघृत में या तैल में डाल करके जब बिल्कुल बर्ती जैसा बनने लगे कल्की, तब तक इसको पका लें, छान लें। ये मूर्छना संस्कार इसका हो गया।
तो गोघृत को ऐसा बना ले। अगर ये नहीं बनाते हैं तो त्रिफला घृत से भी आभ्यंतर स्नेहपान आप करा सकते हैं। विरेचन कल्प के रूप में निशोथ 20 ग्राम, अमलतास 30 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम, इनका काढ़ा 100 ml बना लें और इस काढ़े में 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला दें और ये विरेचन के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव जी ने फैटी लीवर की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। फैटी लीवर ये अक्सर जो खान पान में परहेज नहीं करते, ज़्यादा फैटी सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा तली मली चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड आदि खाते हैं, लगातार खाते रहते हैं, तो निश्चित रूप से फैटी लीवर हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा दें। विरेचन के बाद फिर इसमें शोथहर और लेखन वस्ती का प्रयोग करें। शोथहर में वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, तृण पंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। इसका काढ़ा बना लें करीब 300 ml और इसमें गोमूत्र या अर्क 50 ml और त्रिफला घृत 50 ml, यबक्षार 10 ग्राम डाल करके ये वस्ती 20-21 वस्ती देवें। यदि आवश्यकता पड़े तो बीच बीच में नारायण तेल या सहचर तेल की अनुवासन वस्ती या मूर्छित तेल की अनुवासन वस्ती 30 ml की मात्रा में भोजन के बाद आप दे सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन प्रारंभ में अनुवासन वस्ती जरूर देना चाहिए और लास्ट में अनुवासन वस्ती देना चाहिए। फिर काल कर्म जो योग वस्ती बताई हैं उस क्रम से भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें अनुवासन नहीं देना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए वस्ती का कोर्स आप कर दें। और इसके अलावा इसमें मेदोहर गुग्गुल, आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ, चूर्ण में त्रिफला, वायविडंग, गिलोय और सुंठी, इनको बराबर मात्रा लेकर के 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं। खाने में परहेज रखें, बिल्कुल लघु आहार का सेवन कराएं, पेट एकदम क्लियर हो इसका ध्यान रखें। और नहीं तो जो मैं हमेशा बताता हूँ एरन भ्रष्टरित की रात को आधा चम्मच 1 चम्मच आप दे दें, इससे मोशन होता रहेगा और फैटी लीवर में भी इससे आराम होगा। दूसरा योगिक अभ्यास सूर्य नमस्कार है, सर्वांगासन है, जो कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कपालभाति इसमें ज़्यादा करें। कपालभाति उष्ण प्रभाव का प्राणायाम है, कपालभाति जरूर करें। राजेंद्र कुंद्रा, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी ने पूछा है कि उनका कोई पेशेंट है, पित्त प्रकृति वाला है, उसमें यदि आम पाचन हम कराते हैं त्रिकटु और पंचकोल से तो शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जलन और उस पेशेंट को होने लगती है। ऐसे रोगी हों जो बहुत ही पैतृक प्रवृत्ति के हों, उनमें दीपन पाचन के लिए लवण भास्कर, दाढ़ी मास्टक चूर्ण या अष्टांग लवण का सेवन आप करा सकते हैं। लवण भास्कर, दाढ़ी मास्टक चूर्ण और अष्टांग लवण, इनका आप 3 से 5 दिन तक आभ्यंतर प्रयोग करें। भोजन के आधा घंटा पहले या भोजन के तत्काल पहले भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच दोपहर को, 1 चम्मच शाम को उष्ण जल के साथ। डॉक्टर वंदना पाठक जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, जब अजा परपटी बनाते हैं तो जीवित अजा, जीवित बकरी या बकरे का ब्लड निकाल करके प्रयोग करना ज़्यादा उचित होगा, बजाय ये कि कसाई के पास हम जाएं और उनसे कहें कि ब्लड कलेक्ट करके हमको दो। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये विशेषता होनी चाहिए। कौन से कहाँ से निकालेंगे, तो उसके लिए
फिर हमको निश्चित रूप से पशु चिकित्सक की मदद हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमको ये नहीं पता कहाँ से, कौन सी वेन से या कौन सी आर्टरी से हम ब्लड निकालें, तो इसके लिए पशु चिकित्सक की मदद हमको लेनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा है, इसमें बहुत हमने काम किया है रायपुर में, जब रायपुर में पोस्टेड थे वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया बहुत आयत में प्राप्त होता था, उसकी चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग किया गया और अनायासी ये पाया गया कि हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बढ़ता है। 15-20 दिन के ट्रीटमेंट में अगर 7 हीमोग्लोबिन है तो 14 तक पहुंच जाता है। इस दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। इसके अलावा थैलीसीमिया में भी इसका प्रयोग प्रॉपर्टी कल्प का किया जाता है। तो ताज़ा रक्त निकाल करके वस्ती देना भी सुविधा रहेगी। तो ये वंदना मैडम का बहुत अच्छा सुझाव है। डॉक्टर विजय सैनी ने पेरोंचिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। पेरोंचिया एक प्रकार की इन्फेक्शन और फंगल डिसऑर्डर है जो कि दोनों हाथ के अंगुलियों के नाखून और स्किन जहाँ मिलती है वहाँ पर ये ज़्यादा इफेक्टेड करता है। Pyronychia is a nail infection that is an often tender bacteria or fungal infection of the hand or foot where the nail and skin meet at the side or the base of the finger or toe nail। जहाँ पर नेल और स्किन मिलती है अंगूठे में, अंगुलियों में, वहाँ पर यह इन्फेक्शन होता है। इट में भी फंगल इन्फेक्शन, इट में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसी को ही पेरोनिचिया कहा है। सिम्टम्स में रक्तवर्ण का शोथ हो जाता है, खुजली अधिक मात्रा में होती है, ईचिंग अधिक मात्रा में होता है, वो पोर्शन जो है हॉट गर्म महसूस करता है, साथ में पेन भी बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है और पश भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये लक्षण पेरोनिचिया में हो सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है नीमपत्र काढ़ा से प्रक्षालन करें रोज़ दिन में 2-3 बार, और उसके पास गंधक द्रुति लगाएं। गंधक द्रुति फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही इफेक्टिव है, उसका प्रयोग करें। गंधक द्रुति बाज़ार में मिल जाती है, गंधक तेल के नाम से भी मिलता है। ना मिले तो आप खुद बना सकते हैं गंधक द्रुति, और ये बड़ी लाभप्रद चिकित्सा है। अगर नहीं गंधक द्रुति बना सकते हैं तो आर्टिप्लेक्स लोशन लगाएं या टेक्जिमा ऑइंटमेंट लगाएं, या चाल मोगरा का भी अच्छा इसमें रोल है। आरोग्यवर्धनी पंचनिम्न बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं पानी के साथ। महामंजिष्ठादि क्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। इसके अलावा गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, यही एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राओं का सेवन इस ट्रीटमेंट के साथ लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा। डॉक्टर भारत ठोक ने श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर की चिकित्सा के बारे में पूछा है। तो श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर दोनों में ही सर्वप्रथम आप आभ्यंतर स्नेहपान करके, पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर वस्ती लगाएं, और उपयोगी अच्छा होगा कि आप उत्तर वस्ती लगाएं। इसमें मुलैठी, धाय पुष्प,
शतावरी, मुलहटी, धाय पुष्प, इन तीनों को 30-30 ग्राम लेकर के इसका काढ़ा बना लें। हालांकि उत्तर बस्ती दे रहे हैं तो इसकी मात्रा उत्तर बस्ती की 160 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा हो कि आप 100-120 ml की मात्रा श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में इस बस्ती का उत्तर बस्ती के रूप में प्रयोग करें। अगर उत्तर बस्ती नहीं लगा सकते हैं तो सामान्य बस्ती का प्रयोग करें। उसकी मात्रा निश्चित रूप से 300 ml काढ़ा हो जाएगा। उसमें शहद 50 ml और जात्यादि तैल 50 ml मिला करके बस्ती देवें। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर बस्ती इसके लिए बहुत ही लाभप्रद चिकित्सा है श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर के लिए। इसके अलावा पुष्यानुक चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 3 बार, टैबलेट ल्यूकॉल 2-2 गोली दिन में 2 बार, प्रदरांतरक लौह 250 मिलीग्राम, बोल परपटी 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये एक डोज है। ऐसे दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। साथ में साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखने के लिए बोलें, क्योंकि ये श्वेत प्रदर निश्चित रूप से इन्फेक्शन से होता है। एमसी के दौरान साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान पेशेंट को लगाना चाहिए। इसके अलावा श्वेत प्रदर रक्त प्रदर में कटिपृष्ठशूल होने लगता है। ऐसी अवस्था में वाह्य अभ्यंग का प्रयोग करें। 10 मूलारिष्ट और अशोकारिष्ट का भी सेवन कराएं। 10 मूलारिष्ट 2 चम्मच और अशोकारिष्ट 2 चम्मच, ऐसी 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। ये दोनों में, रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर दोनों में ही लाभ प्राप्त होगा। रक्त प्रदर में रक्त यदि न रुक रहा हो तो रक्त स्तंभक दवाइयों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे स्टेप्लान, पॉसिक्स कैप्सूल आती है, स्टेप्लान टैबलेट आती है। इनका भी आप 2-2 गोली दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लड रोकने के लिए है। ब्लड रुक जाए तो फिर मूल चिकित्सा जो आपकी श्वेत प्रदर रक्त प्रदर की है वो आपको करना चाहिए। डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, इन्होंने इंटेस्टाइनल स्ट्रैंगुलेशन, जो कि एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। स्ट्रैंगुलेशन माने आंत का एक दूसरे पर चढ़ जाना, स्ट्रैंगुलेट होना। तो इसमें जो कंटेंट्स हैं जो नीचे की ओर आना चाहिए, रेक्टम की ओर आना चाहिए, वो नहीं आ पाते। पैरासिटिक मूवमेंट भी प्रभावित होता है। एक्चुअली देखा जाए, स्ट्रैंगुलेशन यदि हो गया, सीवियर वोमिटिंग, सीवियर पेन हो रहा है, तो ये फिर सर्जरी का केस है कायदे से। लेकिन यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो तो निरंतर आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से कराएं। और हल्का, हालांकि इसमें तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए, तो इसके लिए अमलतास गूदा 30 ग्राम, निशोथ 30 ग्राम, छोटी हरड़ 30 ग्राम और कुटकी 30 ग्राम लेकर के काढ़ा बना दें 100 ml, और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन कराएं। बहुत वेदना हो, बहुत तकलीफ हो तो धीरे धीरे आभ्यंतर स्नेहपान देते जाएं और सिर्फ अमलतास का गूदा का काढ़ा पिलाते जाएं। धीरे धीरे स्ट्रैंगुलेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि सीवियर पेन है, सीवियर वोमिटिंग है, सीवियर लक्षण है, घबराहट ज़्यादा है, बेचैनी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में फिर सर्जरी को ही एडवाइस किया जाता है। डॉक्टर कविता शर्मा, इन्होंने स्टैमरिंग, जिसको हकलाना कहते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। अगर ये बचपन से है, हेरिडिटरी है, तो ये आयु के अनुसार से ही ठीक हो पाता है।
लेकिन किसी व्याधि के कारण स्टैमरिंग हो रहा है, मान लीजिए पक्षाघात हो गया, फेशियल पैरालिसिस है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, ऐसी अवस्था में यदि स्टैमरिंग मिले तो ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। एक तो स्पीक थेरेपी होती है, उसका कोर्स करवा दें। और जब बोलता है पेशेंट तो डिफ़िकल्टी होती है बोलने में और हेजिटेशन होता है, रिपीटेटिंग वर्ड्स और साउंड्स उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में अश्वगंधा चूर्ण और केवांच बीज चूर्ण 100-100 ग्राम दोनों को ले लें, 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दुग्ध के साथ मिला करके दोनों टाइम देवें। नस्यकर्म जरूर कराएं। ज्योतिषमधि तेल इसके लिए श्रेष्ठ रहेगा, 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें। ऐसा लगातार 20-21 दिन तक, 1 महीने तक स्टैमरिंग केस को नस्यकर्म देना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मी अवलेह 5 ग्राम दिन में 2 बार। औषधियों में योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वात कुलांतक 125 मिलीग्राम और मुक्ता प्रोवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम। ये पुड़ियाँ, एक पुड़िया सुबह शाम को ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा अश्वगंधा घन, ब्राह्मी बटी, शंख पुष्पी घन आदि टैबलेट्स का भी सेवन कराएं। और कवल धारण, गंडूस धारण कराएं। महानारायण तेल से या महामास तेल से गंडूस धारण कराएं। गंडूस धारण करने से भी रोगी को आराम प्राप्त होगा। लेकिन हेरिडिटरी है, बचपन से है, तो फिर आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो ठीक हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न आए थे मेरे सामने, उनका मैंने उत्तर दिया। इसके अलावा हमारे नियमित रूप से जिस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे हैं डॉक्टर निर्मला सुवाल, डॉक्टर संध्या पांडे जो अंबिकापुर में हैं और विद्वान हैं, अपने सब्जेक्ट में पंचकर्म का हॉस्पिटल चलाते हैं, हालांकि गवर्नमेंट सर्विस में है वो। हिमांशु ओम, विनोद पटेल, मनीष खरे, अंजना अग्रवाल, विकास चौधरी साहब भी शुरू से जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में। अर्चना जायसवाल भी शुरू से जुड़ी हुई हैं। शिल्पा पालस्कर, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये प्रत्येक व्याख्यान को सुनती हैं। विजय जाधव जो वरिष्ठ हैं, प्रिंसिपल हैं पूना में। गौरव जी, शैलेश भलाला जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी वरिष्ठ चिकित्सक, सविता पटेल जी, के.एन. गंगवार, विनय मित्तल जी और वरिष्ठ चिकित्सक पंचकर्म के विशेषज्ञ आर.बी. प्रजापति जी, कविता शर्मा जी, मोनिका विजय वर्मा जी और इस कार्यक्रम के संचालक नवीन जोशी जी, योगिता श्रीवास्तव जी, रेखा वर्मा जी, योगेश महाजन, राज अग्रवाल जी, अर्चना जायसवाल जी, दिनेश जोशी, पवन जोगी, डॉक्टर संतोष गुप्ता, डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा, डॉक्टर विकास महाजन, डॉक्टर राजीव त्यागी, डॉक्टर दीपक कुमार, आनंद आयुर्वेद, डॉक्टर रीना शर्मा और विशेष पर्सनालिटी रामकृष्ण शाह जी जो कि शिकागो से हैं, डॉक्टर सुनील रातूरी वरिष्ठ चिकित्सक, पंचकर्म के माने हुए चिकित्सक, और चंद्रकला जी, ये सब चिकित्सक
प्रतिदिन इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। और इसी वजह से मेरा भी मन होता है कि मैं प्रतिदिन संभव जितना हो सके ज्ञान का आदान प्रदान करें, इस ज्ञान यज्ञ को बढ़ाते रहें। तो निश्चित है आप जब तक आप उपस्थित रहेंगे तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अब मैं आज कामला के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कई लोगों की जिज्ञासा थी कि कामला के बारे में आप बताएं। तो कामला ये अक्सर शास्त्रों में पांडु और कामला एक साथ वर्णन किया गया है। चरक तो ये कहते हैं पांडु रोग की ही वर्धमान अवस्था कामला है। जब पांडु रोगी पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है तो कामला की उत्पत्ति होती है। जबकि सुश्रुत ने कामला को लाघरक कहा है। लाघरक सुश्रुत ने, जबकि माधव निदान में एक पान की भी भेद इसका कामला का उपलब्ध होता है। और कई आचार्यों ने पांडु, कामला, हलीमक आदि पर्यायवाची के रूप में बताए हैं। ये पर्यायवाची हैं, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे पान की वह है जिसमें कामला के लक्षण के साथ साथ अतिसार ज़्यादा हो, वो पान की कहलाता है। हलीमक वातपित्त प्रधान है, ये अलग व्याधि है, त्रिदोषज व्याधि है और बड़ी कठिन साध्य व्याधि है। कामला भी आप देखें तो कुंभ कामला के नाम से भी कुछ वर्णन उपलब्ध होता है। और एक चीज़ और, जैसे मैंने बताया था कि पांडु रसज व्याधि है, रस की दृष्टि होती है और इसकी वजह से रक्त का निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन कामला रक्तज एवं पित्तज विकार है। रक्तज एवं पित्तज विकार है। मैंने जैसे बताया चरक ने पांडु रोग के साथ ही इसका वर्णन किया है और ये कहा है कि वर्धमानावस्था ही कामला है। हरित ने कामला हलीमक को पांडु का भेद बताया है, यानी पांडु के दो भेद बताए, कामला और हलीमक, ऐसा हरित का कहना है। और उसे ही हम जॉइंटिस के नाम से कहते हैं। कामला रोग की त्वचा, नेत्र, नख एवं मुख का वर्ण हारिद्र पीत हो जाता है। हारिद्र और पीत वर्ण त्वचा में हो जाता है। आइए इसके कारणों पर विचार करें। पांडु के जितने भी निदान हैं वो सब निदान कामला के भी हैं। जैसे अत्यधिक क्षार, अम्ल, लवण, उष्ण आहार का सेवन करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, असात्म भोजन, मद्य, उड़द, तिल, तैल का अधिक मात्रा में सेवन करना, दिवास्वाप, वेग विधारण, व्यायाम, ऋतु वैषम्य, चिंता, शोक, क्रोध, रूक्ष, शीत, गुरु मधुर पदार्थों का सेवन करने से कामला की उत्पत्ति होगी। चरक ने कहा है पांडु रोगी द्वारा पित्तवर्धक आहार का यदि सेवन करते हैं तो कामला रोग होता है। पांडु रोगी तु यो अत्यर्थ पित्तलानि निसेवेत। पांडु रोगी तु अत्यर्थ पित्तलानि निसेवेत। पित्तलानि निसेवेत, पित्तवर्धक आहार विहार का पांडु रोग का रोगी निरंतर सेवन करे तो कामला रोग की उत्पत्ति होती है। पांडु रोगी तु अत्यर्थ पित्तलानि निसेवेत तस्पित्तम स्रग मांस दग्धा रोगाय कल्पते। ये पित्त बढ़ करके मांस धातु को दूषित करता है और इसकी वजह से कामला की उत्पत्ति होती है। आइए संप्राप्ति देखें। पांडु रोगी पहले से ही है, पित्तवर्धक आहार का सेवन करता है तो पित्त अधिक मात्रा में दूषित होकर के रक्त और मांस को भी दूषित करता है और जिससे कामला की उत्पत्ति होती है। और ऐसी अवस्था में नेत्र, त्वचा, मुख, नाखून ये सब हरिद्रा के समान पीत वर्ण के हो जाते हैं। लक्षणों को देखें तो इसमें नेत्र, त्वचा, मुख, नाखून पूर्णतः हरिद्र वर्ण के
मल मूत्र रक्त मिश्रित पीत, रोगी का वर्ण बरसाती मेढक के समान, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं, दाह उत्पन्न होता है, अपच दुर्बलता, शैथिल्य अरुचि, पित्ताधिक जन्य कामला की उत्पत्ति होती है। हारिद्र नेत्रम साभृशम हारिद्र त्वंग नखानरः रक्तपीत शक्रन मूत्रो, ये इसके लक्षण होते हैं। हारिद्र नेत्रम साभृशम हारित्वंग नखाननः रक्तपीत शक्रन मूतो भृशम शूनस्य मानवाः। भेक वर्णो हतेन्द्रिया, भेक वर्ण मतलब बरसाती मेढे के वर्ण के समान वर्ण जो है त्वचा का हो जाता है। बागभट्ट ने इसके दो भेद बताए, स्वतंत्र कामला और परतंत्र। परतंत्र जो पांडु रोगी पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से जो कामला होता है वह है परतंत्र, और स्वतंत्र माने पांडु रोग ना हुआ हो, डायरेक्ट कामला हो, डायरेक्ट जॉइंटिस हो जाए, उसको स्वतंत्र माना गया है। आचार्य चरक ने 3 प्रकार का कामला बताया है। शाखाश्रित, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। दूसरा है कोष्ठाश्रित, कोष्ठाश्रित को हेपेटिक जॉइंटिस या इन्फेक्टिव जॉइंटिस कहा गया है। और तीसरा है उभय आश्रित, कोष्ठ और शाखाश्रित, ये हीमोलाइटिक जॉइंटिस को कहते हैं, हीमोलाइटिक। इस तरीके से आधुनिक मतानुसार भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, देन हेपेटिक जॉइंटिस या इन्फेक्टिव जॉइंटिस और हीमोलाइटिक जॉइंटिस, ऐसा भेद आधुनिक चिकित्सा में भी प्राप्त होता है। कामला के बाद कुंभ कामला, जब जीर्ण हो जाता है कामला, तब कोष्ठाश्रित को कुंभ कामला कहा जाता है। ये जीर्ण होने पर होता है जब रुक्षता बढ़ जाती है। कालांतराद खरीभूता कृच्छा स्याद कुंभ कामला, इसमें लक्षण है कृष्ण पीत शक्रन मूत्रो वृषम शूनस्य मानवा। कृष्ण पीत शक्रन, कृष्ण और पीत वर्ण का मल त्याग होता है। और जब शाखाश्रित कामला होता है तो मल जो है वो श्वेत वर्ण का, तिल पिष्ट नभम यस्तु वर्चा सृजति कामली श्लेष्मा रुद्ध मार्गम तत्पित्त कफरीर जैत। जब शाखाश्रित कामला होता है तो ये लक्षण मिलते हैं, तिल पिष्ट निभम यस्तु, खल्ली के समान, तिल की खल्ली के समान वर्ण मिलता है। ऐसी अवस्था में जो शाखाश्रित कामला है उसको कोष्ठ में लाने का उपाय करना चाहिए। इसके लिए सिद्धांत है, वृद्ध्या विसन्नाद पाकाद स्रोतो मुग विशोधनाद शाखान मुक्त्वा मलाह कोष्ठम यान्ति वायुश्च निग्रहात्। और इसके लिए मास्तुलुंग रसम क्षौद्रम पिपली मरुचानुतम सनागरम पेद पित्तम तथा से सोमाशम। जाम्बीरी, नींबू, कटु, उष्ण, तीक्ष्ण औषधियाँ दे करके कफ का अवरोध खत्म करके शाखाश्रित दोषों को कोष्ठ में लाया जाता है। और जब कोष्ठ में आ जाता है तब उसके बाद विरेचन के द्वारा पित्त को बाहर निकाल दिया जाता है। आइए हलीमक के बारे में समझ लें। हलीमक हरित श्याव पीतवर्ण की त्वचा हो जाती है। मलमूत्र भी हरित श्याव पीतवर्ण का हो जाता है। उत्साह हानि होती है, मंदज्वर, श्वास कृच्छता, जरा भी परिश्रम करने पर श्वास वृद्धि, और मुख्य रूप से वायु और पित्त जनित रोग है। यदादुपान्नोर्वर्ण स्याद हरित श्यावपीतकः बलोत्साह क्षयस्तंदा मंदाग्नित्वम मृदुज्वरः स्त्रीषु हर्ष अंगमर्दस श्वासस्तृष्णा अरुचिर्भ्रमः हलीमकम तदादस विद्याद अनिल पित्तताः। वायु और पित्त प्रधान हलीमक रोग है। यह भी असाध्य की श्रेणी में होता है। त्रिदोषज पांडु के बाद इसका वर्णन आचार्य चरक ने किया है। अब आइए चिकित्सा सिद्धांत के बारे में, चिकित्सा के बारे में समझ लेते हैं। जो साध्य कामला है उसमें तिक्त द्रव्यों से सिद्ध
सर्वप्रथम मृदु विरेचन देना चाहिए। मृदु विरेचन, इसमें वमन नहीं कराना है, मृदु विरेचन कराना है। इसके लिए 3 दिन त्रिकटु चूर्ण दीपन पाचन के लिए, फिर आम पाचन के पश्चात आभ्यंतर स्नेहपान, पंचगव्य घृत, कल्याण घृत या पंचतिक्त घृत, पंचगव्य, कल्याण घृत या पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें और फिर इसके बाद विरेचन कराएं। विरेचन के लिए अमलतास करीब 20 ग्राम ले लें, 10 ग्राम त्रिकटु और आंवले का रस 20 ml। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अमलतास 20 ग्राम, 10 ग्राम त्रिकटु लेकर के इसका काढ़ा बना लें लगभग 100 ml और उसे आंवले का रस 20 ml मिला दें और इससे विरेचन कराएं। मृदु विरेचन होगा इससे। या त्रिफला क्वाथ 100 ml और श्वेत निशोथ 20 ग्राम, त्रिफला काढ़ा बना लें 100 ml और उसमें श्वेत निशोथ 20 ग्राम मिला करके प्रातःकाल खाली पेट में इसका सेवन कराएं। दूसरा, कामला के लिए गोदुग्ध 50 ml और गोमूत्र 50 ml, गोदुग्ध 50 ml और गोमूत्र 50 ml दोनों को मिला करके प्रातःकाल खाली पेट में विरेचनार्थ इसका प्रयोग करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि शाखाश्रित दोषों को कोष्ठ में लाना है, उसके लिए कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, लवण आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। मास्तुलुंग रसम क्षुद्रम पिपली मरुचानुतम सनाग्रम पित्तम तथा सेत सोमाशयम। और जब कोष्ठ में आ जाए तो उपरोक्त जैसा मैंने विरेचन की विधि बताई है वो करा लेना चाहिए। चिकित्सा के दृष्टिकोण से कुछ अनुभूति योग मैं आपके सामने रखूंगा। गोमूत्र 50 ml और त्रिफला क्वाथ 50 ml दोनों को मिला करके प्रतिदिन 7 दिन तक इसका प्रयोग करें विरेचन के बाद। इसमें बड़ा आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। फलत्रिकादि क्वाथ, यह भी बहुत उपयोगी है। फलत्रिकादि क्वाथ 30 ml दोनों दिन में 2 बार खाली पेट में दोनों टाइम देना चाहिए। आसो अरिष्ट में कुमारी आसो, लोहासो और द्राक्षासो, इनका प्रयोग भोजन के बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा गोदुग्ध 50 ml और 50 ml गोमूत्र, इन दोनों को मिला करके प्रातः खाली पेट 10 दिन का प्रयोग करें, इससे बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। भैंस का दूध 50 ml और भैंस का ही मूत्र 50 ml दोनों मिला करके 15 दिन सेवन कराने का विधान है। क्षीर पाक भी इसमें एक अच्छी चिकित्सा है। उसके लिए स्वर्ण क्षीरी, निशोथ, देवदारू और सुंठी, स्वर्ण क्षीरी, निशोथ, देवदारू और सुंठी, इनको बराबर मात्रा में यौकुट कर लीजिए, काढ़ा बनाइए। मान लीजिए 400 काढ़ा है बनाया तो 200 ml दुग्ध डाल करके दुग्ध शेष रहने तक पाक कर लीजिए। ये क्षीर पाक हुआ। इसका प्रातः 1 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक और अनुभूति योग है। हरड़ चूर्ण 10 ग्राम, 10 ग्राम गुड़ के साथ इसका सेवन लगातार 15 दिन तक कराएं। यदि हलीमक के लक्षण मिल रहे हो तो गिलोय सुरस से माहिस घृत को सिद्ध कर लीजिए। जैसे माहिस घृत यानी भैंस का घी 100 ml हो तो गिलोय सुरस 400 ml और भैंस का ही दुग्ध 400 ml लें। जब जो है घृत शेष रहे तब तक इसको पकाएं और ये घृत बड़ा उपयोगी है। इसी से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं और फिर इसके बाद निशोथ चूर्ण 30 ग्राम, आमल की सुरस 20 ml ये मिला करके विरेचन करा दें। और फिर विरेचन करने के पश्चात फिर औषधियों का प्रयोग जैसे आरोग्यवर्धिनी, लिव 52 आदि का प्रयोग करें। और अगर विरेचन न कराना हो, पेशेंट कमज़ोर हो, तो सिर्फ ये जो
आपको गुड़ुची स्वर से सिद्ध घृत बताया है, इसी का एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन कराएं। ये भी संभव न हो तो गिलोय स्वर से 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद दोनों मिला करके दोनों टाइम रोगी को सेवन कराएं। इसके अलावा लौहू भस्म 250 मिलीग्राम, त्रिफला चूर्ण 2.5 ग्राम, दारू हल्दी चूर्ण 2.5 ग्राम, 5-5 ग्राम भी ले सकते हैं। और इसको हलीमक रोग में इसको देना चाहिए। हलीमक रोग में यापन बस्ती का भी प्रयोग बताया गया है, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। दूसरा योग है नवाइस लौह 250 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, और इसको शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। दूसरा आरोग्यवर्धनी आमलक आदि अवलेह, इसका भी प्रयोग आप कराएं। और बंदाल का नस्य देवें। बंदाल के नस्य देने से तत्काल आँखों का पीलापन जाता रहता है। बंदाल बाजार में मिलता है, वामक औषधियों में इसका उल्लेख है। फल जूमूतक इक्ष्वाकु धर्मार्गो कुटज कृत वेधानाम। तो इस बंदाल को लेकर के यौकुट कर लें और लगभग 2 चम्मच पानी में भिगो के रख लें। प्रातःकाल उसको निचोड़ें और इससे आप 6 बूंद की मात्रा दोनों नासा में डालें। इससे एकदम पीला तत्व निकलेगा और आपको देखेंगे 10 मिनट के अंदर आँख में जो पीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बंदाल का नस्य भी रोगी को प्रारंभ में आए पेशेंट तो करा दें। पेशेंट का विश्वास बढ़ता है, फिर इसके बाद आप संशोधन ट्रीटमेंट करके संशमन ट्रीटमेंट करें। तो ये कामला के बहुत छोटे छोटे योग हैं, इनका हमको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक में उसका कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद का ही सहारा वो लोग भी लेते हैं। हम लोग घबरा करके पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं बाहर के लिए। तो ये जो अनुभूति जन्य योग हैं, इनका भी प्रयोग आप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। आप पूरा समय कार्यक्रम को सुना, व्याख्यान को सुना और निश्चित रूप से आप इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय आयुर्वेद। कल फिर इसी समय फिर उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।